नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जिहाद, लेकिन हम बात करेंगे जिहाद को किसका साथ और किसके पीछे किसका हाथ। वैसे ये जानने की कोशिश तो सरकार भी कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लव जिहाद हो या धर्मांतरण, ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दमोह के मामले में तो रोज नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जिहाद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। इसके पीछे जो भी है, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन धर्मांतरण का नेटवर्क इतना गहरा हो गया है कि बात सिर्फ दमोह तक ही सीमित नहीं रह गई है। लाहौर और जबलपुर में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। इनके सामने आते ही सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं इन सब मामलों के लिए सरकार दोषी है, तो बीजेपी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिहादी साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है, ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है और क्या इसमें सरकार और प्रशासन तंत्र की लापरवाही है? और धर्मांतरण का ये खेल आखिर कब रुकेगा, ये आज चर्चा का विषय होगा और इसी पर हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दो महिला टीचर्स जो खरे थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तेवरों से साफ है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में नरमी नहीं बरती जाएगी। जिस तरह दमोह के स्कूल पर कार्रवाई हुई, उसी तरह धर्मांतरण के मामले में जो भी आरोपी होगा उसको अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन पीडी शर्मा ने जो सवाल उठाए हैं वो भी गंभीर है, क्योंकि गंगा जमुना स्कूल में हिंदू बच्चों को हिजाब ही नहीं पहनाया जा रहा था, बल्कि दो टीचर्स के नाम भी खरे से बदलकर खान कर दिए गए हैं। यानी अधर्म का ये नेटवर्क इस कदर मध्य प्रदेश में फैल चुका है कि क्या स्कूल और क्या अन्य संस्था, गांव से लेकर शहर तक धर्मांतरण के मामले चिंता का विषय बन गए हैं। और यही वजह है कि संगठन से लेकर सत्ता में काबिज बीजेपी के नेता सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला? हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो जिहादी साम्राज्य खड़ा हुआ है, इस जिहादी साम्राज्य की जांच मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। टेरर फंडिंग के साथ ये लोग जुड़े हैं। वो अपने मिशन को लेकर के चल रहे हैं, षड्यंत्रों को लेकर के चल रहे हैं। और हम जहाँ शिक्षा का क्षेत्र एक देव स्थान माना जाता है, वहाँ पर ये कुकृत्य कर रहे हैं, अपनी विषैली मानसिकताएं फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारती हूँ और हमारा शासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सचेत हैं, इसलिए इनको उचित दंड मिलेगा। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण बदस्तूर जारी है। दमोह मामले के बीच जबलपुर में भी हिंदू लड़की से विवाह का मामला सामने आया है और उसकी हत्या का भी मामला उजागर हुआ है। लिहाजा अब धर्मांतरण के मामले में सियासी तापमान और बढ़ने लगा है। कांग्रेस ने इसके लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। अगर मुख्यमंत्री जी हैं और या तो उनकी देखरेख में सब हो रहा है, उनके संरक्षण में हो रहा है, और संरक्षण में नहीं हो रहा तो अभी तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या हो रहा है? क्या उनका दायित्व नहीं है? उनकी सरकार का कर्तव्य नहीं था कि देखें क्या हो रहा है स्कूलों में, कहाँ क्या घटनाएं घट रही हैं, दुर्घटनाएं घट गई हैं? अगर मुख्यमंत्री जी इतने आयोग अक्षम है तो क्यों फिर बैठे हुए हैं? पूरी तरह से घटना के लिए सरकार दोषी है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं और ऐसे में कांग्रेस धर्मांतरण के बहाने सरकार को ही घेरेगी। लेकिन इस मामले में कई परतें हैं, हर परते एक सवाल है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में खुलेआम धर्म परिवर्तन का जिम्मेदार कौन है? आखिर सख्त कानून के बावजूद भी इस अधर्म पर नहीं लग पा रही है। क्या प्रशासन धर्मांतरण को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है? और क्या विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर अपना धर्म पूरा कर रहा है?
अब इन सवालों के जवाब कब मिलेंगे ये भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि धर्मांतरण चुनावी मुद्दा बनने वाला जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनव बरोलिया, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आशीष तिवारी बीजेपी नेता हैं, संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंद्रशेखर तिवारी संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बीडी शर्मा जी को भी आपने सुना, वो कह रहे थे कि जिहादी साम्राज्य खड़ा करने की कोशिशें हो रही हैं मध्य प्रदेश में, इस तरह के तंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तमाम जो आपने कानून बनाए हैं उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। और डॉक्टर गोविंद सिंह को भी सुना होगा आपने, नेता प्रतिपक्ष है, कह रहे हैं कि 18 साल से आपकी सरकार है, आपके संरक्षण में, आपकी सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है, तो दोषी सरकार हुई। आपका प्रशासन तंत्र क्या कर रहा था कि स्कूलों में इस तरह की गतिविधियां चल रही थी, चेक नहीं कर पाए आप लोग? आशीष जी। जब जिहाद की बात आती है और यह विषय बड़ी गंभीरता से देखा जाए, जो दमोह के अंदर घटना हुई, तो उस घटना में हमने देखा कि वह व्यक्ति जो जहां पे ये इस प्रकार से घटना हुई, उस घटना के बारे में आप सारे तथ्यों को देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि 2018 में संरक्षण देने का काम हुआ और 2018 में सरकार 15 महीने के लिए किसकी थी? कांग्रेस की थी। साथ ही साथ कांग्रेस के लोगों के नेताओं के द्वारा लगातार ऐसी घटनाओं को पोषित करने का काम किया गया, चाहे इनके आरिफ मकसूद जी हों और चाहे इन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को देखा जाए, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों ऐसे, या कांग्रेस के वो बड़े नेता जो पीसीसी के मेंबर हैं, ऐसे नेताओं के फोटो भी ऐसी विभिन्न घटनाओं में सामने आई जो इस प्रकार की घटना के अपराधी हैं, उनके साथ में देखा गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि पोषित करने का काम कांग्रेस पार्टी के जमाने में हुआ। अब हम देखते हैं केरल की स्थिति पे नजर डालें तो केरल में भी 2005 से लेकर 2009 के बीच में 4000 से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आए और यह परिस्थितियां जो निर्मित हुई, उन परिस्थितियों पर कांग्रेस के नेताओं ने कभी भी एक्शन लेने का काम नहीं किया, केंद्र सरकार ने कभी भी एक्शन लेने का काम नहीं किया और आज यही कारण है कि आज देश के अंदर लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन आशीष जी, यदि 2018 में भी हुई है तो हम 2023 में बात कर रहे हैं, तब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। 2018 में जो आया कि उन्होंने किस तरह से हिजाब को लागू किया, 5 प्रार्थनाएं लागू की हैं, तो उसके बाद से तो आपका जो प्रशासन तंत्र है, जो जिला शिक्षा अधिकारी है, क्या अभी चेक करने नहीं गए स्कूलों में क्या गतिविधियां चल रही हैं? खरे से यदि कोई खान हो जाता है तो पता नहीं चलता, सिर्फ एक हिजाब का एक तस्वीर सामने आई तो पूरी पोल खुल गई, इससे पहले किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया उधर। तो जिम्मेदार तो प्रशासन तंत्र भी है ना, किस पर कार्रवाई करेंगे? और टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं तो बात क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई कीजिए। काम किया है, मुझे याद है कि भोपाल के अंदर जब जेल से सिमी जैसे संगठन के अपराधी भागते हैं तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं 1 घंटे के अंदर। तो ऐसी घटनाएं जो गंभीर प्रकृति के अपराधी रहे हैं उन्हें पकड़ने का काम, ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का काम, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं कम से कम ऐसे लोगों को संरक्षित ना करें। ठीक। अभिनव जी, कांग्रेस संरक्षण देती है, पोषित करती है। 2018 में ही इस तरह की गतिविधियां स्कूल में शुरू हो गई थी जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई। ब्रजेश जी, बस मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा, 2-3 बिंदु पे बात करना चाहूंगा। एक 18 साल की निष्क्रिय, असफल, भ्रष्टाचार और घोटाले वाली सरकार सिर्फ दोषारोपण कर रही है। केंद्र सरकार के अनुदान से ये स्कूल चलता है, ठीक है, वहां का फंड आता है, उससे स्कूल चल रहा है। 10 साल से ये खुद वहां पे देख रहे हैं, इनने कोई वहां पे सक्रियता नहीं दिखाई है। इनका जिस तरीके से गृह विभाग निष्क्रिय है, उसी तरीके से शिक्षा विभाग निष्क्रिय है। मैं अब पूछना चाहूंगा कि बीडी शर्मा जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं टेरर फंडिंग का, वो क्यों दे रहे हैं? अगर उनके पास कोई
इनपुट है तो एनआईए को तत्काल वीडी शर्मा जी के पास जाना चाहिए और सबूत लेना चाहिए कि वो ये बयान कैसे दे रहे हैं, उनके पास क्या सबूत है। तो सबसे पहले तो इसकी जांच होना चाहिए, ये मुख्य बिंदु है। अगर उनको लगता है कि देखिए 18 और 17 की बात नहीं है, लगातार इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इनके पास कहने करने के लिए कुछ नहीं है। महाकाल लोक में जिस तरीके से घोटाला सामने आया है और लगातार इस घोटाले वालों सरकार की लगातार पोल खुल रही है जनता के बीच में, इसलिए ये थोड़े घबराए हुए हैं, उसमें बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें अभी तथ्य सामने नहीं आए, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और बेतुका बयान। अगर टेरर फंडिंग की जानकारी है तो इनको वो जानकारी नहीं होती 40 किलोमीटर दूर रायसेन के पास जिस तरीके से कैंप चल रहा होता है उसकी जानकारी भी इस किराने बात को नहीं मिलती है। वो तो एक पार्टी के नेता के नाते सरकार से मांग भी कर सकते हैं ना कि टेरर फंडिंग है तो उसकी जांच होनी चाहिए, कोई जवाब नहीं है। लेकिन अभिनव जी वो कह रहे हैं कि जब सिमी वाले भागे हमने 1 घंटे में कार्रवाई कर दी, लेकिन उन्हीं सिमी वालों की पैरवी करते हैं आपके एक भोपाल के विधायक कि उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए जेल के अंदर, तो संरक्षण पोषित करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या आप उनके प्रति नरम रवैया अपनाते हैं? सारी बातें खुल के सामने है। अगर इनको कुछ भी इनपुट है तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए। ये कहीं पर भी कार्रवाई करते हैं क्या ब्रजेश जी, मुझे ये बताइए। एनआईए इनपुट लेके आता है यहाँ पर, इनको 50 देशों में जो संगठन एक्टिव है वो जिसका नाम भी हम सही से नहीं बोल पाते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। सोचिए कितनी निष्क्रिय और असफल सरकार है। गृह विभाग तो निष्क्रिय था, स्कूलों के बारे में भी इनके पास कोई जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार अनुदान देता है। ठीक है आशीष जी जवाब ले लेते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। आवाज नहीं आ रही है, प्लीज साउंड बढ़वाइए आपका। ठीक है साउंड बढ़ा दीजिए जरा। देखिए हमने जब इंदौर में एक घटना घटती है चूड़ी वाले की घटना जो आज प्रदेश के अंदर लंबे समय तक चर्चा में रही, और उस घटना पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और उस घटना के दोषियों को दंडित करने का प्रयास करते हैं, तब आप देखिए कि कैसे कितने लोगों का संरक्षण सामने आता है। चुनाव के समय 4 महीने पहले कैसे क्यों ये मुद्दे उठाए? घोटालों की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते घटना को। और अगर आपके पास कुछ भी है आप करिए ना कार्रवाई, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? एनआईए की ये कैसे बोल रहे हैं टेरर फंडिंग की वीडी शर्मा जी का तत्काल एनआईए को जाना चाहिए। आपकी बात आ गई अभिनव जी, जवाब ले लीजिए। है कि आपसे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, कि उनको क्या इनपुट है, ये बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है कि बड़े नेता जनता को बिल्कुल अभिनव जी आ जाने दीजिए। जनता बात समझ रही है, ये बयानबाजी करके मुद्दों को भटकाने की राजनीति है। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। चंद्रशेखर तिवारी जी को दिखाइए। तिवारी जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार के संरक्षण में हो रहा है। 18 साल से क्या कर रही थी सरकार, और बीजेपी कह रही है कि 2018 में इस तरह की गतिविधियां जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई बढ़ने लगी, और जो स्कूल में जो घटनाक्रम के बाद जो उजागर हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि 2018 में ही प्रार्थनाएं चालू की गई थी, हिजाब शुरू किया गया था। आप कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप लगाने का डिपार्टमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस का है और इसको यही लोग निपटे हैं। लेकिन ये बात एक सत्य में कहूंगा हिंदूवादी संगठन होने के नाते कि कभी जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती उस पर, या अगर किस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर कांग्रेस क्यों नहीं संज्ञान लेती है? क्या कांग्रेस में सनातन धर्म ही नहीं है, या कांग्रेस में हिंदू नहीं है, या कांग्रेस के बच्चों, या कांग्रेस के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं है, उनको हिंदुओं की पक्षधर की कोई बात नहीं है? क्या ये सारा ठेका भाजपा वालों ने लेकर रखा है? अभिनव जी आपके पास आ रहा हूं, आपसे उनने सवाल किया है, आप ही के पास आ जाऊंगा। मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोला था। अगर अभिनव जी मैं सीधे आप ही के पास आ जाऊंगा उनके बाद, प्लीज उनकी बात आ जाने दीजिए पूरी। मेरी आपको सुनाई देगी। अभिनव जी आपके पास ही आ रहा हूँ। आप कभी भी इस पर अपने वक्तव्य या बयान क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं अपने अगुवाई क्यों नहीं करते? अगर हमारी हिंदू लड़की के साथ कोई घटना घटती है या लव जिहाद की घटना होती है तो कांग्रेस के लोग क्यों नहीं समर्थन में आते? एक ठेका क्या भाजपा के लोगों ने लेके रखा हुआ? अरे आप प्रत्यारोप कोई दिक्कत नहीं, अभिनव जी मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, प्लीज प्रत्यारोप लगाइए, आरोप अच्छी लगाइए, डिबेट हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि क्या अगर हिंदू लड़कियां लव जिहाद की घटनाओं का शिकार होती हैं, कांग्रेस के लोग उसमें आगे समर्थन उस पर हम डिबेट कर चुके हैं अभिनव जी,
अभिनव जी डिबेट कर चुके हैं उस पर। हिंदुओं के लिए आप क्यों नहीं पक्षधर बनते? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ तिवारी जी। अभिनव जी, अभिनव जी खसक जाएगा। अरे जो अभिनव जी जिहाद की घटनाएं आज बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं तिवारी जी आपकी बात आ गई, मुद्दे पे रहिए प्लीज। अभिनव जी जवाब दीजिए कि आपके नेता क्यों इस तरह के मामले में मुखर नहीं होते, क्यों विरोध नहीं करते? वोट तो आपको चाहिए, तब आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे, लेकिन धर्मांतरण होगा तो हिंदुओं का साथ खड़े नहीं होंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। तो ये सनातन धर्मी होकर महाकाल लोग की बातें क्यों नहीं करते? अरे उस पर डिबेट हो गई ना, आज जिहाद पे डिबेट हो रही है भाई। मैं क्या नमाज पढ़ने लगूं 5 वक्त की, जाके नमाज पढ़ने लगूं क्या? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम है, मैं कर्मकांडी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप कांग्रेस में, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरा धर्म सनातन ही है, इसलिए मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं वो आप कांग्रेस के लोग, लेकिन मैं तो हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं संस्कृति बचाओ मंच का व्यक्ति हूँ। तो ठीक है तिवारी जी जवाब लेते हैं। अभिनव जी जो सवाल उन्होंने उठाया उसका वाजिब जवाब दीजिए, आप कैसे मत भटकिए, आप सीधा कहिए कि इस पर क्यों मुखर नहीं होते कांग्रेस के नेता? लड़कियां जो कहीं ना कहीं क्या वोट बैंक जाने का डर रहता है? ठीक है तिवारी जी जवाब ले लीजिए प्लीज। एक और मेहमान है, मुझे उनके पास जाना है। तिवारी जी तिवारी जी जवाब ले लीजिए। इंजन की सरकार सिर्फ जनता को ठगने के लिए है, भ्रष्टाचार करने के लिए, घोटाला करने के लिए है। आप मुद्दे से इतर जा रहे हो मनोरिया जी। कोई व्यक्ति है डबल इंजन 18 साल से सरकार की बात सरकार वालों से करो ना भैया। अभिनव जी उनने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो दीजिए। मैं तो जो है हिंदूवादी आदमी हूँ, मेरे से हिंदूवादी बात करिए आप। उन्होंने सवाल उठाया क्यों मुखर नहीं होते आपके नेता? महाकाल लोग की बात। अरे भाजपा वालों से पूछिए ना, सरकार पे आरोप प्रत्यारोप तुमने क्या किया क्या नहीं किया। अभिनव मैं जी तो अपने वो तो सीधा सवाल कर रहे हैं ना कि आपको हिंदुओं के वोट चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन जब धर्मांतरण होता है तो उसके विरोध में नहीं बोलते। इसका जवाब दे दीजिए उनको। अभिनव जी सीधा जवाब दे दीजिए ना, धर्मांतरण के विरोध में मुखर क्यों नहीं होती कांग्रेस और उसके नेता? ब्रजेश जी साउंड बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही, मुझे तिवारी जी की आवाज आ रही है। तिवारी जी कह रहे हैं कि आपको वोट तो चाहिए बहुसंख्यकों के, लेकिन धर्मांतरण होता है, लव जिहाद होता है तो उसके खिलाफ मुखर नहीं होते आपके नेता। अरे हम तो लगातार बोलते हैं ब्रजेश जी, हम नहीं बोल रहे इनकी सरकार है। ये क्या सोते हैं देखा स्कूल में ट्रेनिंग यहाँ पे। अरे भैया हम ही जग रहे हैं, हम ही जग रहे हैं, तभी बच्चियों को बचा बचा के लेके आ रहे हैं। 3-3 4-4 दिन मेहनत करते हैं आप लोग। अभी अभी कहीं हनुमान चालीसा का पाठ कराते हो, हनुमान जयंती तुम्हारे कार्यालय में मनने लगी, नहीं तो पहले आप कहाँ मनाते थे भाई? सनातन धर्मियों के वोट तो आपको चाहिए, लेकिन सनातन धर्मियों का हम पक्ष नहीं लेंगे। हम तो सिर्फ टोपी वालों के तिलक मिटा के जाएंगे प्रचार करने। सबको सब मालूम है, महाकाल लोग तो नहीं गए कि महाकाल को पूछिए वहाँ पे कैसे गिर गई मूर्तियाँ, उसमें तो बात करने नहीं गए कभी कोई। अरे आप लोगों का कोई स्टेटमेंट आया क्या दमोह की घटना का, या अभी और इतनी घटनाएं हुई जो दिल्ली में जो घटना हुई उस घटना के पीछे आपका कोई स्टेटमेंट आया क्या? नहीं आया। आप स्टेटमेंट देने से घबराते हो कि मुस्लिम वोट पे हमारा खसक नहीं जाए। अरे सब कर्नाटक में बजरंगबली ने दे दिया, मुस्लिम वोटों की बहुत चिंता। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। संजीव जी, जिस तरह से दमोह का मामला आया है, सियासत भी तेज होने लगी है, क्या आपको लगता है कि चुनाव में मुद्दा बन रहा है और एक गंभीर मामला है? जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं कि खरे से खान हो गए, जिस तरह से 2 जो महिला टीचर थी उनका धर्मांतरण कर दिया गया। सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, लौट रहा हूं तिवारी जी। संजीव जी बोलिए। संजीव जी हाँ सवाल करिए। क्या ये चुनावी मुद्दा बन रहा है? दमोह में जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, इस पर सियासत तेज हो गई। क्या आपको लगता है ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव जैसे ही नजदीक आए हैं तो इस तरह के मामले सामने लाए जाने लगे? देखिए सामने तो मामले वक्त वक्त आते रहते हैं, लेकिन ये बेशक चुनाव जब नजदीक होते तो इन इश्यूज पर ज्यादा तीव्रता के साथ में जो जिसको ये लाभ दे सकते हैं वो दल उसको उस तरीके से तेजी के साथ में उस पर अपनी बातें रखते हैं, और जो विरोधी दल है, विपक्ष है, वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है कि ये इश्यूज किस तरीके से उठाया जा रहा है, क्या गलती जो अभी भी जो बात हो रही है ये इशू ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज ये है जो बार बार सामने आ रहा है कि यदि लंबे वक्त से ये सारा कुछ गोरख धंधा चल रहा था, हालांकि आज उस मान्यता उसकी समाप्त कर दी गई है, उस जांच बैठा दी गई है सरकार के द्वारा,
तो क्यों नहीं वक्त रहते ऐसे इश्यूज पर ध्यान दिया जाता है? क्यों, किसकी सरकार थी? सरकार तो सरकार है। कब शुरू हुआ था? 18 में शुरू हुआ था, आज 23 चल रहा है, 5 बरस हो गए। यदि वो चल रहा था लगातार तो एक्शन पहले हो जाना चाहिए था। और जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि ये मुद्दे ये आ रहे हैं ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि और भी देश के अनेक हिस्सों में इस तरीके की चीजें सामने चली आ रही हैं, अपने अपने तरीके से रखा जा रहा है, उसको कार्रवाइयां भी होनी। लेकिन हाँ, जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं बातें रखने की जो सिलसिला है वो तेज होता है, और उस पर जो जिसको जहां लाभ मिल सकता है, जिसकी हानि है, वो अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों को, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को कहीं विराम देना होगा। सियासत तो शुरू हो गई है, जिहाद लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ता जा रहा है? चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण का मामला, दमोह की घटना निश्चित तौर पर चौंकाने वाली है। एक छोटे से हम देखें कि हिजाब की घटना ने किस तरह से कलई खोल दी है कि स्कूल में क्या चल रहा था। तो निश्चित तौर पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती थी, जवाबदेही बनती थी कि समय समय पर रहते हुए इस तरह के मामलों को चेक करते रहें, स्कूलों का निरीक्षण करते रहें, ताकि पहले ही खुलासा हो जाए। लेकिन सियासत में इस मामले को इसलिए तूल पकड़ाया जा रहा है क्योंकि इससे चुनावी लाभ भी मिलता है और हानि भी होती है। जिनको हानि होती है वो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, जिनको लाभ मिलता है वो उसके विरोध में। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।